नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पार्ट 5 जल। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। उसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे, वो भी लिखित रूप में। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे हमारी वीडियो वाली अपलोडेड है, जिसमें हमने जल के बारे में बताया गया है। महासागरीय धाराएं, सुनामी और ज्वार भाटा, ये सब क्या है, ये सब हमने बताया है। जल चक्र क्या है, ये सब उस पार्ट के अंदर है। आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 7th क्लास की ध्रुवा वसंत, हमारा पर्यावरण, हमारे अतीत, ये सारी वीडियोस जो इन किताबों की जो वीडियोस है वो भी आप आराम से देख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और अपने दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ करे कि वर्षण क्या है। तो आज हम लिखित रूप में ये जानेंगे कि वर्षण क्या है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वह क्या कहलाता है? वह वर्षण कहलाता है। अर्थात जब जो पानी, जो धरती का जो पानी है, जब वो जल वाष्प बनता है और ऊपर आसमान में जाकर संघनित मतलब इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेता है और वहीं से वर्षा होती है। ठीक है, हिम मतलब बर्फ गिरती है, ओस गिरती है और सहिम भी जिसे कहते हैं, सहिम वृष्टि भी कहते हैं उसको, के रूप में धरती पर जब धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है उसे वर्षण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज इसलिए जानबूझ के बताई गई है कि धरती या समुद्र, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि भाई समुद्र के ऊपर गिरने वाला जो बारिश होती है वो बारिश ना हो, वो भी वर्षण ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वह क्या है? जल चक्र क्या है? ठीक है, तो जिस प्रक्रम में मतलब जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। देखिए, आपको पता है सबसे पहले जो जल होता है, अगर आप देखोगे कि आपने समुद्र में जल को तरल अवस्था में देखा, ठीक है, उसके बाद में वह जब गर्मी बढ़ती है तो जो क्या कहते हैं, आपने ऐसे ये उड़ के ऊपर जाता है, आसमान में जाता है ना, जल वाष्प के रूप में। उसके बाद में ये क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। और फिर बादलों से क्या आती है? बादलों से नीचे वर्षा आती है। और वर्षा अगर पर्वतों पे गिरती है या ठंडी इलाकों में गिरती है तो वहां पे क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। और जैसे जैसी गर्मी होती है वहां पे वह फिर से क्या रूप कर लेती है? वह पानी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जल चक्र का क्या क्या होता है। अभी आपको मैंने तीनों चीजें बताई हैं। अब आपको ये बताना है कि जल की जो ठोस अवस्था होती है वह कौन सी होती है। तो जल चक्र इस प्रकार से चलता है। ठीक है, आपको जल पहले तरल, द्रव्य, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में से परिवर्तित होता रहता है। धरती से आकाश में जाता है, वायुमंडल में जाता है, फिर वायुमंडल से वापस धरती पर, महासागरों पे, पर्वतों पर ऐसे चक्कर लगाता रहता है। उसी को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको लिख सकते हो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, अब हम तीसरा वाला करेंगे कि लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आइए इसका लिखित रूप में हम उत्तर देखते हैं। देखिए, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। निम्न मतलब निम्नलिखित है। जल की मात्रा, ठीक है, कि भैया जल की मात्रा कहाँ पे अगर ज्यादा होगी तो वहां पे लहरों का अलग ही तरीका होगा। वायु की गति, अगर वायु ज्यादा होगी तो भैया लहरों की जो ऊंचाई होगी वो और ज्यादा अधिक हो सकती है। सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, आपको पता है कि जैसे जिस प्रकार ज्वार भाटा जो होता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, पृथ्वी का जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, उस और जो हमारा यहाँ पे सरफेस पे जो जल है, ठीक है, इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये समझ लीजिए हमारी धरती के ऊपर जल इस प्रकार से चारों तरफ चिपका हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। और इसको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसको आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से
क्या होता है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण भी लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है कि जल की मात्रा, कि भैया उस महासागर में, सागर में जल की मात्रा, क्योंकि लहरें तो सागरों में उत्पन्न हो गई, धरती पे तो उत्पन्न होगी नहीं, तो महासागरों में ही लहरें मिलती है। आपको लहरें पता है क्या होता है, नहीं पता है तो आप चैप्टर को, हमारे पुराने वाले चैप्टर को आप देखिए और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा अब ये वाला है कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे, वो भी लिखित रूप में देखते हैं। देखिए, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। देखिए, वही जो लहरें हैं उसी के अंदर जो महासागरीय जल की जो गति होती है, ठीक है, वह उसके अंदर भी सूर्य चंद्रमा की आकर्षण की शक्ति का बहुत बड़ा कारण होता है। महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, लवणता आपको पता है ना, लवणता किसे कहते हैं, लवणता कहते हैं नमक को। ठीक है, जो सॉल्ट होता है, ठीक है, जो नमक होता है उसे लवणता कहते हैं। तो महासागर के अंदर जल में लवणता की मात्रा, नमक की मात्रा, ठीक है, नमक की मात्रा उसे, उसकी गति को प्रभावित करती है। वायु की गति, तापीय अंतर, तापीय अंतर क्या होता है आप समझ रहे हैं, महासागर का जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, उसके आधार पर भी महासागर के जल की गति प्रभावित होती है। और पृथ्वी के घूर्णन की गति, ये जो 5 कारक आपके सामने हैं, ये जो 5 कारक है, यही जो 5 कारक है वह महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप चैप्टर, पुराने वाला हमारा चैप्टर आराम से देख सकते हैं, और साथ साथ में आप क्या कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन आपको समझ में आता होगा। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है ना, ठीक है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण आपको पता है, जब पृथ्वी क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उसकी गति के कारण महासागरीय जल की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, ज्वार भाटा दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा भाटा कहलाता है। मतलब जो महासागर का जो जल होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ये महासागर का जल है, ठीक है, और ये आप समझ लीजिए ये तट है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, आप देखेंगे कि जल जो है वो ऊपर उठ जाता है, आप देखोगे कि वो यहां से यहां पहुंच गया, और कभी कभार वो यहां से वापस नीचे को आ जाता है, या इस लेवल पे आ जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उठना और गिरना। ठीक है, ज्वार भाटे में महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, उसे कहते हैं ज्वार। ठीक है, जब जो हमारी जल का जो ऊपर, जब जल ऊपर चढ़ने लग जाता है, जब ऊपर की तरफ जाता है, तट के ऊपर जब चढ़ने लग जाता है, तो उसको कहते हैं ज्वार। और जब नीचे की तरफ आता है, जब जल के अपने निमंतक स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा, अगर ये आ जाए भी कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सिर्फ एक की नहीं, मतलब अपने अपने स्तर पर दोनों अपनी शक्ति लगाते हैं, लेकिन इन दोनों की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, जब पानी तट के ऊपर चला जाता है, और जब पानी वापस पीछे चले आता है तट से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाटा। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। महासागरीय धाराएं क्या है। ठीक है, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में बहने वाली, ठीक है, अभी हमने आगे वो किया था, ठीक है, एक मिनट, हाँ, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं।
महासागरीय धाराएं ठंडी और गर्म होती है। देखिए अब आपको बहुत सिंपल है कि निश्चित दिशा में, वो हमेशा एक ही दिशा में बहेंगी, ठीक है। ये नहीं कि भैया वो इधर बहने लग जाएगी या इधर बहने लग जाएगी, उनकी अपनी एक दिशा तय है, ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जलधारा है, और लैब्राडोर जलधारा है वह ठंडी जलधारा है। मैं अभी आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूं कि किस प्रकार से, अभी आप इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है, कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में, मतलब एक डायरेक्शन में, जो हमेशा एक डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन सीमित होती है, उस दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है। मतलब महासागरीय सतह मतलब जो महासागर की जो सतह होती है, जैसे जो ये महासागर है, तो ये समझ लीजिए अंदर नीचे जल 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 है, तो जो सबसे ऊपरी जो सतह होती है यही महासागरीय सतह होती है। और इसमें क्या होता है कि जो जल होता है वह ऐसे 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 अपनी एक निश्चित दिशा में बहता रहता है, ठीक है। कहीं दूसरी जगह वो ऐसे 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 बह रहा होगा, लेकिन वह अपनी एक निश्चित दिशा में बह रहा होगा, ठीक है। ऐसे 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 वह एक ही दिशा में बहेगा, ठीक है। तो इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा वह, और इधर जा रहा है तो वह इधर ही जाएगा, निश्चित दिशा में वो ऐसे बहता रहता है। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा देता हूं। देखिए आपके सामने चित्र है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। देखिए जो भी लाल लाल जो धाराएं है ना, वह क्या है, वह गर्म धारा है महासागर की, और जो नीली धाराएं है ना, वह धाराएं, जैसे देखिए जो आप ये लाल लाल देख रहे हैं ना, ये जो है ये गरम गरम धाराएं हैं, और जो ये है ये ठंडी धाराएं हैं। तो गरम धाराओं में हमारे पास गल्फ स्ट्रीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। और आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप गर्म में देख सकते हैं इक्वाडोर की विपरीत धारा है, ठीक है, ब्राजीलियन धारा है। और आप एक चीज देखिए कि जो ये धाराएं है ना, जो गर्म धाराएं होती है, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास उत्पन्न होती है, और कहाँ की तरफ जाती है, ध्रुवों की ओर जाती है। और जो ये ठंडी धाराएं होती हैं, ये कहाँ उत्पन्न होती है, ये ध्रुवों की ओर उत्पन्न होती है। देखिए जो नीला नीला हिस्सा है वो सारा ऊपर की तरफ है, ध्रुवों की तरफ है। और कहाँ की तरफ जा रहा है, देखिए इनकी जो गति देखिए किस तरफ है, भूमध्य रेखा की तरफ है। ठंडी धाराएं ठंडे इलाकों में पैदा होती है और गर्म इलाकों की तरफ जाती है, और जो गर्म धाराएं हैं वो गर्म इलाकों में पैदा होती है, मतलब विषुवत रेखा के पास पैदा होती है, ध्रुवों की तरफ जाती है। चाहे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, वहां पे बहुत अच्छा इलाका उत्पन्न होता है जहाँ पे मत्स्य पालन होता है, क्योंकि वहां पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है, बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्यूरेशिया की धारा है, ओयोसीओ, और क्यूरेशिया की धारा यहाँ पे जापान के पास में लगती है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त मछली पालन होता है, और यहाँ पे लोग इकट्ठा होता है। ऐसे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा यहाँ पे इकट्ठी होकर मिलती है प्रशांत अटलांटिक महासागर में, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा मछली पालन होता है। मत्स्य पालन, मत्स्यन होता है, मछली पालन नहीं कह सकते आप उसको, मत्स्यन होता है, मतलब मछली पकड़ी जाती है, बहुत ज्यादा मछलियों की ब्रीड होती है, बहुत ज्यादा मछलियां वहां पे मिलती है। इसलिए पूरा विश्व इन दो जगहों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कनाडा में लैब्राडोर धारा के पास में, और वहां पे क्यूरेशिया और ओशियाना की धारा के पास में, ठीक है। और ये जो आपके सामने मैंने भी बताया, ओया सीओ की धारा और क्यूरेशिया धारा के पास में, जापान के पास में, और यहाँ पे कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो आपको ये भी समझ में आ गया, और ये धाराओं का बड़ा महत्व है, ठीक है। जल पारिस्थितिकी है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसको आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं, और मुझे आपको ये बताना है कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो सबसे अफ्रीका के दक्षिण में कौन सी दो धाराएं हैं, गर्म और ठंडी, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कारण हमें बताना है कि कारण अब हम बताएंगे कि समुद्री जल नमकीन होता है, क्यों होता है, और जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, मतलब जल की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है, क्यों होती जा रही है। इसका हम उत्तर लिखित रूप में लेके आते हैं, देखेंगे। देखिए उत्तर आपके सामने है कि समुद्री जल नमकीन लवणीय होने का क्या कारण है, ठीक है। समुद्री जल नमकीन या लवणीय होने का क्या कारण है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाले नमक होता है। महासागरों में अधिकांश जो नमक होता है, अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्र जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया क्या होता है कि
जिस समय समुद्र जो होता है, समुद्र में क्या होता है, जैसे ये समझ लीजिए समुद्र है, ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, नमक है। आप समझ लीजिए इसी के अंदर नमक है। अब क्या होता है कि जब धूप पड़ती है, जब जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, इस पे, तो क्या होता है, तो ये पानी ऊपर उड़ने लग जाता है, ठीक है, ऊपर उड़ने लग जाता है। तो सिर्फ पानी जो होगा वह ऊपर आसमान में उड़ने लग जाएगा, महासागर का जल ऊपर उड़ने लग जाएगा, लेकिन जो नमक होगा वह समुद्र में ही बना रहेगा। और जब पानी कम हो जाएगा और नमक नमक तो उतना ही था, पानी भी उतना था, पानी कम हो जाएगा तो नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी में भी आप देखोगे कि आपके जो पसीना जो होता है उसमें नमक होता है, और आप देखोगे कि आप खेलते खेलते आपकी ना व्हाइट हो जाती है, आपकी जो शर्ट होती है या टी शर्ट होती है वो व्हाइट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि पानी जब पसीने के साथ में वो नमक बाहर आता है, लेकिन पानी जो होता है, हमारा पसीना जो होता है, उसका जो पानी होता है वह उड़ जाता है क्योंकि खेलते खेलते धूप में, गर्मी में, और जो नमक होता है वह कपड़े पे सूख जाता है। ऐसे ही हम लोग नमक का निर्माण करते हैं। हम लोग समुद्री जल को हम लोग बहुत बड़े बड़े कंटेनरों में इकट्ठा कर लेते हैं, और समुद्र की जो सूर्य की जो धूप है उससे जो पानी है वो सूख जाता है और सिर्फ नमक बच जाता है। गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे नमक का निर्माण इसी प्रकार से होता है भारत के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि समुद्र जल का नियमित रूप में भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता रहता है, मतलब वह भाप बन के उड़ता रहता है, लेकिन जो नमक होता है वह नहीं इसमें से उड़ता, इसलिए निरंतर नमकीन बना रहता है। समुद्री जल निरंतर नमकीन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण मनुष्य के क्रियाकलापों से काफी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। ये आपको पता है कि मनुष्य जो हम सारे काम करते हैं वो सारे हम गंदे जो अपने जो भी हमारे गंदा पानी है, नाले हैं, जो भी, वो सब हम क्या करते हैं, वह हम नदियों में मिला देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। घर से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। मतलब जो भी पीने लायक हमारे जल के स्रोत हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उनमें हम क्या कर रहे हैं, अपने नाले, अपनी नालियां, ये सब हम मिला रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि जो साफ पानी है वह गंदा होता जा रहा है, उसकी जो गुणवत्ता है वह कम होती जा रही है। ह्रास मतलब उसका घटना होता है, वह कम होती जा रही है, और इसलिए हमारा जो जल है वह कम होता जा रहा है। आपको पता है कि पृथ्वी पर 70% जगह पर जल है, लेकिन वो 70% जो जल है उसमें से सिर्फ पीने लायक जो पानी है वह बहुत कम है। आपको पता है, बहुत कम है, ठीक है। तो आपको पता है वो 3% से भी कम है, और उसमें भी जो 3%, ये तो मैंने आपको वो बताया है कि जो मीठा जल है, जो बर्फ के ग्लेशियरों के रूप में है, और आपको पता है सिर्फ पीने योग्य जो जल है वह 1% से भी कम है, ठीक है। आपको भी मैं चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं कि कितना प्रतिशत पानी हमारी धरती पर है। देखिए, अभी हमने यहाँ पे जो है, जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 100% जल इस पृथ्वी पर दिखाया गया है कि इस पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है। अब आप देख सकते हैं कि 97.3% जो जल है वह हमारे 5 महासागर है, जो आपको पता है कि अटलांटिक महासागर, ठीक है, जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और सदर्न सी, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, या दक्षिणी महासागर भी, दक्षिण ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इन 5 महासागरों में, हमारे समुद्रों में, इसमें क्या है, इतना इतना जो जल है, ठीक है, वह 97.3% जो है वो नमकीन जल है। बर्फ छत्रक जो है वो 2.0 जो हमारा जल है वह बर्फ के छत्रकों के रूप में है, ठीक है। भूमिगत जल जो है वो केवल 0.6% है, अर्थात 1% से भी कम है। झीलों का अलवण जल जो है वह इससे भी कम है, मतलब इससे भी ज्यादा, इतना कम है वो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं उसके अंदर कि किस प्रकार से और चीजें हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नमकीन झीलें जो हैं, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, इनका भी जो दशमलव के रूप में यहाँ पे हमारे जो पूरी पृथ्वी पर जो जल है उसका एक भाग है। तो अगर आप देखें कि पृथ्वी पर सिर्फ कितने प्रतिशत जल
जो कि पीने योग्य है, उसमें नदियां, बर्फ के छत्रक, भूमिगत जल और झीलों का अलवण जल, ये इसके अंदर आता है बस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पॉइंट भूमिगत जल ये, ठीक है, झीलों में अलवण जल और स्थलीय समुद्र को तो हम, नमकीन जलों को तो हम इस्तेमाल करते नहीं है। तो वायुमंडल का जल जो थोड़ा बहुत गैसों के रूप में है, और हमारी नदियां। तो सिर्फ इतना कम प्रतिशत जो जल है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि 3% से भी कम जो जल है वह सिर्फ मीठा है जो पीने लायक है, जिसमें से भी 2% जो जल है वह बर्फ के रूप में है। तो अभी आपको ये जो चार्ट है, जो ये चैप्टर में दिखाया गया है, वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारे आएंगे वह कौन से आएंगे, मैं आपको वो उसकी तरफ ले चलता हूं। तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए, मतलब सही उत्तर पर निशान लगाना है हमें। इसका पहला जो है कि वह प्रक्रम जिसमें लगातार जो जल है वह अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। अब आपको पता है कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो जो जल चक्र है, ठीक है, जो जल चक्र है वह इसका सही उत्तर है, जिसमें वह पराक्रम जल का जो लगातार बदलता रहता है अपने स्वरूप को, पृथ्वी पर पानी के रूप में रहता है, मतलब महासागरों में, नदियों में, उसके बाद में वाष्पित होकर आकाश में चले जाता है, फिर वर्षण के कारण फिर वापस धरती पे आ जाता है। अगर वो हिमालय या अन्य पर्वतों पर गिरता है तो बर्फ के रूप में आता है। उसको जल चक्र हम कहते हैं उस प्रक्रम को। अगले पे चलते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो सामान्यतः महासागरीय जो धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं, देखिए आपको पता है कि जो एक गति में जो जल चलता है, ठीक है, महासागर की सतह पर एक ही दिशा में स्थायी रूप से, उसको महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो गर्म जल धाराएं गर्म क्षेत्र में उत्पन्न होती है और ठंडे क्षेत्र की ओर जाती है। तो जो गर्म धाराएं हैं वह विषुवत रेखा के पास में होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के निकट में हमको क्या मिलती है, हमको मिलता है भूमध्य रेखा के पास, हमको भूमध्य रेखा के पास में मिलता है। सामान्यतः गर्म धाराएं जो होती है वह भूमध्य रेखा के समीप में उत्पन्न होती है। अगला है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना कहलाता है। अभी आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण धरती पर, पृथ्वी पर जो महासागरीय जल है वह उठता है और गिरता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने उत्तर हो गए हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। गर्म महासागरीय जो जल धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो असल में क्या है कि जो ये इसमें जो चैप्टर है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें जो उत्तर है वह बिल्कुल ही बहुत सरल है कि कैस्पियन झील। अब इसमें बताना है कि कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा विशालतम जो सागर है वह कैस्पियन सागर है। तो बिल्कुल का पहला हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो गया, अपने आप ही सही जोड़ा मिल गया। ठीक है, स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए और पहला बिल्कुल सामने ही है। ज्वार भाटा, जल का आवधिक चढ़ाव एवं उतार। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ज्वार भाटा वह होता है कि दिन में जब महासागरीय जल ऊपर और नीचे उठता है। ठीक है, इसमें महासागरीय जल धाराएं और सुनामी के बारे में। जल चक्र भी आपको बताया कि जो जल है अपना जो स्वरूप बदलता रहता है वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच में, उसको जल चक्र कहते हैं, बारिश के कारण और वाष्पीकरण के कारण। अब यहाँ पे क्या आता है, सुनामी, तीव्र भूकंपीय तरंगों के कारण जब महासागर के जो तल पे जब तीव्र भूकंप की तरंगे आती है तब सुनामी उत्पन्न होती है और जाके वह तटों से टकरा जाती है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जो जल धाराएं होती हैं वह महासागरीय जल धाराएं कहलाते हैं। जल चक्र इसमें है नहीं। तो बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा कि एक दूसरे के सामने इसको मिला देना है। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें कोई भी उल्टा सीधा कोई भी घुमा के नहीं दिया है, सही जोड़े उसके सामने ही है।
तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छी इसमें अभी आपकी वीडियो बनी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख दें। और जो भी आप अभी तक आपने वीडियो को अगर अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है ये वीडियो के एंड में, आप इसको जरूर देखिए। ये मेडिटेशन से रिलेटेड है, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीवन काफी बदल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पे अब तक बने रहे होंगे और आगे भी ऐसे बने रहेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी क्वेश्चन आंसर के साथ में। थैंक यू, ये मैसेज आपके लिए।